नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर के पहले एपिसोड को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में दिखाए गए पैनल्स वेबटून से काटे या क्रॉप नहीं किए गए हैं, बल्कि बेहतरीन व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए हर पैनल को सिनेमैटिक लैंडस्केप फॉर्मेट में बदला गया है। ओरिजिनल मानवा देखने के लिए कृपया ऑफिशियल वेबटून्स वेबसाइट पर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हवा में एक तेज आवाज के साथ होती है। दो किरदार कुछ फैंटेसी जीवों के साथ खड़े हैं और हवा में एक झंडा लहरा रहा है। हम मुख्य किरदार को देखते हैं, जिसके कंधे पर लापरवाही से एक फावड़ा रखा हुआ है। वो मन ही मन सोचता है कि उसका नाम सूहो केम है, लेकिन तभी वो फावड़ा घुमाता है और जमीन पर मारता है। उसके पैरों के नीचे से एक नीला डिजिटल मैट्रिक्स निकलता है, जो पूरी जमीन को बड़े बड़े 3D आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स में बदल देता है। वो सोचता है, नहीं, इस दुनिया में उसका नाम लॉयड फ्रॉन्टेरा है। ये कहानी इस बात की है कि कैसे एक आम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। वो अपने साथी जेवियर की ओर मुड़ता है और कहता है, ये सब पैसा है। जेवियर पूछता है, सर, क्या आप पूरी तरह पागल हो गए हैं? हम यहाँ कैसे पहुंचे, ये समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। खाली जगह में एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बधाई देती है। उसे एब्सोल्यूट द्वारा एक रैंडम विश पूरी करने के लिए चुना गया है। हमारा हीरो अपनी एंट्री मारता है, लेकिन मिट्टी में मुंह के बल गिर जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि अब वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का एक किरदार है। लॉयड कंफ्यूज हो जाता है। उसने ये किताब कल रात ही तो पढ़ी थी। सिस्टम उसे गुड लक विश करता है, लेकिन लॉयड सोचता है, गुड लक किस लिए? मैंने तो अभी तक कुछ पिया भी नहीं है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, क्या ये उन वेब नॉवेल्स जैसा है जहां उसने किसी दूसरी दुनिया के इंसान के शरीर पर कब्जा कर लिया है? लेकिन इससे पहले कि वो घबराए, एक हेल्थ अलर्ट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जमीन पर सोने की वजह से आपका जबड़ा अपनी जगह से हिल गया है। लॉयड गुस्से में विंडो को थप्पड़ मारकर हटा देता है। वो उठकर बैठता है, अपना जबड़ा ठीक करता है और सोचने की कोशिश करता है कि उसने किसके शरीर पर कब्जा किया है। किताब में सिर्फ एक ही इंसान था, जो वीराने में रहता था और जमीन पर सोता था। तभी हवा में एक आवाज गूंजती है, मास्टर लॉयड, तो आप यहाँ हैं। मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। ये नॉवेल का हीरो खुद था, जेवियर असराहन। लॉयड उसे देखता है। वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा किताब की तस्वीरा में था। लेकिन रुको, उसने उसे लॉयड कहा। किताब में जेवियर एक महान तलवारबाज बनता है, लेकिन अभी वो सिर्फ बैरन की सेवा करने वाला एक नाइट है, और बैरन का सबसे बड़ा बेटा है। लॉयड का दिमाग सन्न रह जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, क्या मैं वो बदमाश लॉयड फ्रॉन्टेरा हूं? जेवियर हैरान होकर देखता है। वो कहता है, मैंने आपका नाम पुकारा, लेकिन मैंने आपको कभी बदमाश नहीं कहा। फिर वो ताना मारते हुए जोड़ता है, खैर, अच्छा है कि कम से कम आप अपनी असलियत जानते हैं। सिस्टम नोट करता है कि जेवियर अच्छे मूड में लग रहा है। लॉयड बस चाहता है कि वो चुप हो जाए। वापस हवेली में जेवियर आग जलाते हुए लॉयड को पिछले दिन की हरकतें याद दिलाता है। वो कहता है, आपने दोपहर में पीना शुरू किया, नशे में धुत हो गए, पब का फर्नीचर तोड़ दिया और सड़क पर बेहोश हो गए। लॉयड को एहसास होता है कि ये वाकई एक बदमाश की जिंदगी का एक आम दिन था। जेवियर उसे याद दिलाता है कि भले ही वो एक बदमाश है, लेकिन वो लॉर्ड का बेटा है, और अगर वो सड़क पर मर जाता तो लॉर्ड दुखी होते। लॉयड मन ही मन सोचता है कि जेवियर बातों बातों में अपनी भड़ास निकाल ही लेता है। लॉयड कांपता है। मध्ययुगीन घर बहुत ठंडा है। वो एक गर्म ऑन्डोल फ्लोर की इच्छा करता है, जो एक ट्रेडिशनल कोरियन हीटिंग सिस्टम है, लेकिन उसे याद आता है कि ये एक फैंटेसी नॉवल है। जैसे ही जेवियर जाने लगता है, लॉयड एक जरूरी सवाल पूछता है, जेवियर, हमारे परिवार पर बहुत कर्जा है ना? जेवियर जवाब देता है, ये कैसी अजीब बात है? लॉयड अपने ख्यालों में अकेला रह जाता है। वो जानता है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। कल रात ही अपने छोटे से कमरे में उसने आखिरी चैप्टर पढ़ा था। उसे भविष्य पता है। बैरन और बैरनेस एक धोखेबाज का शिकार बन जाते हैं, अपनी सारी दौलत खो देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। लॉयड फिर भिखारी बन जाता है, दिन भर शराब पीता है, जब तक कि वो खून की उल्टी करके मर नहीं जाता। लॉयड खड़ा होता है और चिल्लाता है, एक रईस होने का क्या फायदा अगर मैं एक कुत्ते की तरह मरूं? ये तो वैसी ही दुखी जिंदगी है जैसी कोरिया में थी। वो सोचता है कि ये कैसी विष है जिसने उसे ऐसे शरीर में डाल दिया जिसका अंत इतना भयानक है। अगली सुबह हवेली पर सूरज उगता है। लॉयड की मां मार्बेला डरते हुए पूछती हैं कि क्या उसने कल रात पब में चीजें तोड़ी थीं। लॉयड सोचता है, दरअसल मैं तो किताब पढ़ रहा था। वो उससे पब जाकर माफी मांगने की भीख मांगती हैं। लॉयड आह भरता है, ये गंदगी इसी शरीर ने फैलाई है तो साफ भी उसी को करनी होगी। वो मान जाता है और जेवियर और उसकी मां दोनों हैरान हो जाते हैं। सिस्टम नोट करता है, ये दोनों लोग आपके जवाब से बहुत कंफ्यूज्ड है।
चलते हुए शहर में लोगों का रिएक्शन तुरंत देखने को मिलता है। एक आदमी अपनी गाड़ी के पीछे छिप जाता है, गांव वाले इधर उधर भागते हैं, माएं अपने बच्चों को अंदर खींच लेती हैं और खिड़कियां बंद कर लेती हैं। सिस्टम पॉपअप होकर कहता है, गांव वाले आपसे सख्त नफरत करते हैं। लॉयड कहता है, हाँ मुझे समझ आ गया। वो पूछता है कि जेवियर उसका पीछा क्यों कर रहा है। जेवियर मानता है कि वो लॉयड की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि लॉयड से गांव वालों को बचाने के लिए उसके साथ है। लॉयड को एहसास होता है कि वो यहाँ मूल रूप से एक गैंगस्टर है। वो तय करता है कि उसे अपनी बदनामी और आर्थिक स्थिति सुधारनी होगी ताकि वो बैड एंडिंग से बच सके। वो चीट स्किल के लिए अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। उसे 2 स्किल्स मिलती हैं। पहली, ह्यूमंस कम, एक पैसिव स्किल जो दूसरों को उसे देखकर गुस्सा दिलाती है। दूसरी, राउडी ड्रंकर्ड, एक ऐसी स्किल जो उसे पूरी तरह से गधा बना देती है। वो निराश होकर सिस्टम को हटा देता है। जेवियर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि पब दूसरी तरफ है। वो पूछता है कि क्या लॉयड माफी मांगने के बारे में झूठ बोल रहा था। लॉयड चिढ़कर कहता है कि वो बस सोच रहा था। वे पब में दाखिल होते हैं। जेवियर मन ही मन सोचता है कि कल रात से लॉयड में कुछ तो अलग था, जैसे कि वो पूरी तरह से कोई और इंसान हो। अंदर पब की हालत खस्ता है। टूटी हुई मेजें और कुर्सियां हर जगह बिखरी हैं। लॉयड अपना सिर झुकाता है और चिल्लाता है, मुझे माफ कर दो, कल रात जो भी हुआ वो मेरी गलती थी। सिस्टम नोट करता है कि पब का मालिक एक्सट्रीम हाई अलर्ट पोजीशन में आ गया है। मालिक उससे माफी न मांगने की भीख मांगता है। वो इस बात से डरा हुआ है कि लॉयड विनम्र होकर कोई और बड़ी साजिश रच रहा है। लॉयड पैंतरा बदलने का फैसला करता है और फिर से रूखा व्यवहार करता है। वो कहता है, खैर मुझे लगता है मैं माफी मांगता हूं। सिस्टम नोट करता है, आपकी माफी बहुत सच्ची नहीं लग रही है। लॉयड मन ही मन चिल्लाता है, अरे यार अब मैं क्या करूं। वे पब से निकलते हैं। जेवियर उसे असलियत समझाता है। लॉयड ने जो फर्नीचर तोड़ा वो बहुत महंगा था और मालिक की मां कड़ाके की ठंड से बीमार है। वो कहता है कि एक सिंगल चिमनी पूरी इमारत को गर्म करने के लिए काफी नहीं है और बुजुर्ग इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लॉयड चलते चलते रुक जाता है। वो जमीन को घूरता है। वो बुदबुदाता है, जब तक कि उनके पास ऑन्डोल फ्लोर न हो। उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है और फिर रोशनी का धमाका होता है। वो ब्लूप्रिंट्स की कल्पना करता है। इस दुनिया में ऑन्डोल फ्लोर नहीं है। अगर वो इन्हें बनाता है तो ये पक्का बिकेंगे। बदमाश लॉयड फ्रॉन्टेरा इसका सपना भी नहीं सोच सकता था, लेकिन सूहो किम सोच सकता है। सूहो किम ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो एक मिलिट्री इंजीनियर रह चुका है। उसने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिन रात काम किया है। उसे एहसास होता है यही है वो रास्ता। वो सारा कर्जा चुका सकता है। वो पीछे मुड़ता है और एक शैतानी मुस्कान के साथ पब की ओर दौड़ता है। जेवियर चिल्लाता है, आप कहाँ जा रहे हैं? लॉयड चिल्लाकर जवाब देता है, अपना पहला ऑर्डर लेने। एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, आपका असली सफर शुरू हो गया है। रिलेशनशिप पॉइंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। बदमाश जा चुका है, डेवलपर आ गया है। और इसी के साथ द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो ओरिजिनल वेबटून का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द ही मिलते हैं।